नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 18 बच्चों का यौन उत्पीड़न और बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों की यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से सुरक्षा, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो अधिनियम 2012 पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पहले आइए इस प्रशिक्षण के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम को जानें। इस प्रशिक्षण के उपरांत हम पोक्सो अधिनियम के विषय में विस्तार से जान सकेंगे। पोक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधान और उसके अंतर्गत दी जाने वाली सज़ा के विषय में जान सकेंगे। पोक्सो अधिनियम में किए गए विभिन्न संशोधनों के विषय में जान सकेंगे और पोक्सो अधिनियम को जानकर बालक बालिकाओं को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण देने का प्रयास कर सकेंगे। शुरू करने से पहले जानते हैं कि पोक्सो अधिनियम कब लागू हुआ। पोक्सो अधिनियम 2012 19 जून 2012 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हुआ। अनुमोदित होने के पश्चात 20 जून 2012 को यह संपूर्ण भारतवर्ष में एक कानून के रूप में लागू कर दिया गया। कानून के रूप में लागू होने के बाद पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालक बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। इस श्रेणी में आने वाले सभी बालकों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से सुरक्षा देते हुए इस प्रकार के सभी कृत्य, जिसमें पोर्नोग्राफी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी सम्मिलित हैं, आपराधिक श्रेणी में रखा गया और इस प्रकार के प्रत्येक अपराध के लिए सज़ा का निर्धारण किया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी प्रकार के अपराधों के लिए सज़ा होते हुए भी पोक्सो की आवश्यकता क्यों पड़ी। पोक्सो अधिनियम बालकों के ऊपर होने वाले अपराधों से संबंधित है। पोक्सो से पूर्व बच्चों के यौन उत्पीड़न और यौन शोषण के लिए पृथक से कोई कानून नहीं था। बच्चों के साथ घटित होने वाले सभी अपराधों को आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया जाता था, जिसमें कई ऐसे अपराध थे जो सम्मिलित नहीं थे और ऐसे अपराधों के लिए किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान भी नहीं था। उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि पोक्सो से पूर्व पीड़ित वयस्क और बालकों के कानून में कोई विभेद नहीं था। यानी अगर किसी वयस्क के साथ और एक बालक के साथ समान अपराध किया गया तो उसके लिए समान ही सज़ा थी, अलग से सज़ा का विभेदीकरण नहीं था। पोक्सो की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह जानने के लिए हमें महिला एवं विकास मंत्रालय की 2007 की एक रिपोर्ट को जानना आवश्यक है। महिला एवं विकास मंत्रालय ने बालकों की सुरक्षा के लिए 2007 में एक सर्वे किया और जो रिपोर्ट सामने आई उसके तथ्य चौंकाने वाले थे। उस रिपोर्ट में यह पाया गया कि भारतवर्ष में 53.22% बच्चों ने किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का सामना किया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि आधे से अधिक बच्चे किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न को झेलते हैं, जिसमें 52.94% लड़के और 47.06% लड़कियां थीं। एक भ्रांति यह भी व्याप्त है कि इस प्रकार के अपराध मुख्यतः लड़कियों के साथ होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने इसे गलत साबित किया और यह सामने आया कि लड़के और लड़कियां दोनों समान रूप से इस प्रकार की हिंसा झेलते हैं।
उससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह था कि अधिकतर केस 5 से 12 वर्ष के बच्चों से संबंधित थे, यानी एक बहुत ही छोटी आयु वर्ग के बच्चे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे कृत्यों से रूबरू होते हैं, जिसमें 50% से अधिक दोषी व्यक्ति उन बच्चों के नज़दीकी या विश्वास पात्र होते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए महिला एवं विकास मंत्रालय ने बालकों के लिए एक अलग से कानून निर्धारण की मांग की और उसी को दृष्टिगत रखते हुए बालकों की सुरक्षा के लिए पोक्सो कानून बनाया गया। अब पोक्सो कानून क्या है? पोक्सो का पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि पोक्सो एक्ट बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को देखता है और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न सज़ा का प्रावधान करता है। यह कानून महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया और इसमें अलग अलग प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग प्रकार की सज़ा तय की गई। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही था कि बालकों को एक सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इससे पूर्व संज्ञान में नहीं थी। पोक्सो को जब लागू किया गया तो उससे पहले यह दुविधा थी कि किस आयु वर्ग के बालकों को बालक मानकर परिभाषित किया जाए। पोक्सो के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के किशोर किशोरियों को बालक माना जाएगा और उससे कम आयु के बालकों के साथ होने वाले अपराधों को पोक्सो कानून के अंतर्गत रखा जाएगा। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमलों के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों को भी पोक्सो में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार के होने वाले किसी भी अपराध की सूचना देना अनिवार्य किया गया। सूचना देने के पश्चात उस अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन भी पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत किया गया। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया कि अगर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो उसे चिकित्सा सुविधा के साथ साथ सुरक्षा एवं संरक्षा भी प्रदान की जा सके। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 2012 के बाद कुछ संशोधन भी किए गए, जिसमें पूरे भारतवर्ष पर लागू होने वाले इस अधिनियम में बालकों की आयु 16 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और बच्चों को यौन अपराधों के खिलाफ इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ही सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने की उम्र को भी बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन कृत्य करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे दोषी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ भी यौन कृत्य करता है, भले ही वह उसकी सहमति से हो, उसे भी अपराध माना जाएगा और उस पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की यौन हिंसा अपराध है और उस बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अनेक अपराधों को भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार परिभाषित किया गया और
विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसको दोषी मानते हुए सज़ा का प्रावधान किया गया। इन अपराधों में गैर सेक्सुअल हमला जैसे बच्चे के निजी अंगों को छूना, गंभीर सेक्सुअल हमला उन्हें चोट पहुंचाना, सेक्सुअल हमला जैसे बच्चों से शारीरिक संबंध बनाना, गंभीर सेक्सुअल हमला शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ बच्चे को हानि पहुंचाने का प्रयास करना। इसके अतिरिक्त यौन उत्पीड़न और यौन शोषण, बच्चे को अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफी दिखाना, उसे देखने के लिए प्रोत्साहित करना या इस प्रकार के कृत्य के लिए बच्चे का प्रयोग करने के साथ साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी अपराध माना गया। उपरोक्त वर्णित अपराधों का प्रयास करने पर भले ही वह असफल प्रयास हो, वह भी अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की सज़ाओं का निर्धारण पोक्सो के अंतर्गत किया गया। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के अपराध के लिए किस प्रकार की सज़ा पोक्सो में निर्धारित की गई। विभिन्न प्रकार के गैर सेक्सुअल हमलों के लिए दोषी व्यक्ति को 20 साल तक की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों ही देय हैं। गंभीर सेक्सुअल हमलों के लिए 10 से 20 साल की सज़ा, आजीवन कारावास, जुर्माना और गंभीर अपराध पर मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया। 2012 में बनाए गए अधिनियम के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान पोक्सो में नहीं था, किंतु 2018 में किए गए संशोधन के उपरांत गंभीर अपराधों के लिए मृत्युदंड को भी सम्मिलित किया गया। अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफी में बच्चों का प्रयोग करना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या बच्चों का अपहरण करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया और जिसके लिए 5 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों ही दोषी व्यक्ति को देय हैं। पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली सज़ा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दी जाती है। इस प्रकार के किसी भी अपराध की सूचना देना अनिवार्य किया गया और बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण की सूचना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से दर्ज कराना आवश्यक है। यह धारा 19.1 के अंतर्गत रजिस्टर की गई। पुलिस द्वारा भी यौन उत्पीड़न और यौन शोषण की एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया गया। यह निश्चित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने जाए तो वह उसे अवश्य दर्ज करे। अगर कोई व्यक्ति अपराध को होते हुए देखकर या पुलिस द्वारा अपराध की सूचना दर्ज ना की जाए, उस स्थिति में भी सज़ा का प्रावधान पोक्सो में किया गया है। अपराध की सूचना ना देने या रिपोर्ट ना लिखने पर दोषी व्यक्ति को 6 माह की जेल, जुर्माना या दोनों देय हैं। यदि किसी कंपनी या संस्था के अंदर किसी बच्चे के साथ इस प्रकार का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो उस कंपनी या अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना दें। ऐसा ना करने पर 6 माह की जेल और जुर्माना दोनों देय हैं। किसी को डराने, धमकाने या लज्जित करने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति झूठी सूचना देता है तो उस पर भी 6 माह की जेल, जुर्माना या दोनों ही लागू होते हैं। अपराध की झूठी शिकायत या सूचना देने पर भी 1 साल की जेल का प्रावधान पोक्सो के अंतर्गत किया गया। किंतु यदि कोई बच्चा डरकर या बहकावे में आकर इस प्रकार की झूठी शिकायत करता है तो उसे किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती है। उसे बालक मानते हुए सुधार का अवसर प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि अपराध की सूचना देने का उत्तरदायित्व आखिर किसका है?
घटित होने वाले इस प्रकार के किसी भी शोषण की सूचना देने का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम बालक का है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम बालकों को इस प्रकार से समझाएं कि वह गलत और सही व्यवहार को समझकर इस प्रकार के अपराध की सूचना प्रदान करें। इससे पूर्व के सत्रों में हम जान चुके हैं कि कौन कौन से अपराध और किस प्रकार के अपराध बच्चों को समझाने और सिखाने चाहिए। बालक के अतिरिक्त बालक के माता पिता, विभाग के कर्मचारी, चाइल्ड लाइन, बच्चे की चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर या अस्पताल के साथ साथ विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के अध्यापक, सामाजिक कार्यकर्ता, संबंधित युवक, काउंसलर और प्रत्येक सामान्य नागरिक का यह उत्तरदायित्व है कि यदि उनकी दृष्टि में किसी भी बालक के साथ इस प्रकार का अपराध हो तो उनका उत्तरदायित्व है कि वह इसकी सूचना दें और उस बालक को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करें। ऐसा ना करने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है। यदि किसी की दृष्टि में इस प्रकार का अपराध आता है तो अब प्रश्न यह है कि वह सूचना किसे दे। बालकों को यह समझाया जाए कि वह इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर अपने अध्यापक या माता पिता को सूचित करे और वह माता पिता लोकल पुलिस या विशेष जुवेनाइल पुलिस यूनिट को सूचित करें। बाल कल्याण समिति के अंतर्गत भी इस प्रकार के अपराधों को बताया जा सकता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन 1098 बालकों की सुरक्षा से संबंधित है और वह इस प्रकार के प्रत्येक अपराध को सूचित करके उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। एक अध्यापक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन से अवगत कराए और उन्हें बताए कि अगर वह माता पिता या किसी और को सूचित करने में असमर्थ हैं तो चाइल्ड लाइन 1098 पर इस प्रकार के अपराध को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य बाल अधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में भी इस प्रकार के अपराधों की सूचना प्रदान की जा सकती है। इन सभी का मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि वह बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। इस प्रकार के अपराध की सूचना दिए जाने के पश्चात बच्चे से पूछताछ के लिए भी विशेष प्रावधान पोक्सो के अंतर्गत किए गए हैं। पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वह बच्चे से पूछताछ एक बाल केंद्रित वातावरण में करे, यानी उसके माता पिता, अध्यापक या वह कोई भी व्यक्ति जिस पर वह विश्वास करता है उनकी उपस्थिति में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से बच्चे से पूछताछ की जाए। मनोचिकित्सकों की निगरानी में और प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा भी बच्चे की पूछताछ का प्रावधान है। बच्चे के द्वारा सूचना प्रदान करने के पश्चात उसकी मेडिकल जांच भी माता पिता या विश्वास पात्र व्यक्ति की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए। यह भी इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। किसी बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा अनिवार्य है। इन सब पूछताछ का प्रावधान केवल इतना है कि बच्चे की मनस्थिति का पता लगाया जा सके और उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि वह सुरक्षित है। बच्चे को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उसे भय मुक्त करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। पूछताछ के पश्चात सज़ा देने के लिए सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का गठन इस अधिनियम में किया गया। केस की सुनवाई एक स्पेशल अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में बाल केंद्रित वातावरण में बच्चे के माता पिता और
उसके विश्वसनीय व्यक्तियों के सम्मुख किए जाने का प्रावधान है। यह अनिवार्य किया गया कि बच्चे से पूछताछ और सुनवाई बाल केंद्रित प्रणाली से हो, बच्चे को सुरक्षित महसूस कराया जाए। बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रयास भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, ताकि बच्चा स्वयं को समाज से अलग ना माने और आत्मविश्वास के साथ बढ़ सके। बच्चे की गवाही या सुनवाई के लिए उसे बार बार न्यायालय या पुलिस स्टेशन ना बुलाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई बच्चा पीड़ित है, विकलांग है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उसकी गवाही को रिकॉर्ड करने के लिए अनुवादक, दुभाषीय या विशेष शिक्षक की व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया गया है। न्यायिक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे के ऊपर फिर से कोई जुल्म ना किया जाए, और यदि बच्चे के ऊपर कोई जुल्म किया गया है तो उसे मुआवजे की राशि दिलाना भी इस प्रावधान में निर्धारित किया गया है। बच्चे का चिकित्सीय उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था करना भी इस अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस अधिनियम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला रजिस्टर होने के बाद 1 वर्ष के अंतर्गत निपटाया जाए। शीघ्र निस्तारण इस अधिनियम का मुख्य बिंदु है। अधिनियम के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया कि बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को दी जाए, यानी पुलिस बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करे। इस अधिनियम में बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करना और आश्रय गृह में रखना भी सुनिश्चित किया गया। पुलिस की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंतर्गत बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए, ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे को सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर सके। पोक्सो अधिनियम बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए कटिबद्ध है। पोक्सो अधिनियम का निर्धारण और निर्माण इसीलिए किया गया कि बच्चों के जो अधिकार हैं, जिसमें जीवन का अधिकार, लैंगिक विभेदीकरण से बचाव का अधिकार, निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार और सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा का अधिकार, इन सभी अधिकारों का बचाव किया जा सके, बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके, उनके बचपन को सुरक्षित रखा जा सके। बालक देश का भविष्य हैं और इस अधिनियम के द्वारा उस भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। आशा करते हैं कि इस सत्र के द्वारा आपको पोक्सो अधिनियम को समझने में सहायता मिलेगी और आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को जागरूक करके एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।